बच्चों, हम लोगों ने मोशन चैप्टर डिस्कस किया है अभी एंड मैंने आपको बोला था कि आप उस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, अच्छे तरीके से सॉल्व करो। और वो चैप्टर बेसिकली बेटा 11th क्लास में भी रहता है। और बेटा आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये चैप्टर लॉज ऑफ मोशन हम 9th क्लास में भी पढ़ेंगे और 11th क्लास में भी पढ़ेंगे, इन केस आप साइंस लेते हैं तो। और मैं आपको 9th क्लास में जो पढ़ाऊँगा ना, उसमें सिर्फ 9th क्लास लेवल तक का नहीं पढ़ाऊँगा, उसमें थोड़ा सा हम आगे का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे का हम इसलिए डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को आगे साइंस लेना है तो बेनिफिट होगा। बेसिकली आगे का थोड़ा सीखने से हमें इसी चैप्टर के अंदर बेनिफिट रहेगा कॉन्सेप्ट सीखने में। ठीक है ना, आपको और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होगी जिससे कि आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। और इसमें सबसे पहले मैं आपसे फोर्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, बेसिकली फोर्स क्या होता है ये बात तो आपको मालूम ही है। हम किसी चीज़ को खींचते हैं या धक्का मारते हैं उसको फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी डेफिनेशन इस तरीके से रहेगी, फोर्स जो है पुल या पुश है जो कि एक फ्री बॉडी को उसकी स्पीड चेंज करने में काम करेगा, या फिर उसकी चलती हुई डायरेक्शन को चेंज करने में काम करेगा, या फिर शेप चेंज होगी। बात क्लियर है ना? मतलब फोर्स के कारण 3 काम हो सकते हैं, या तो एक मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है, एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर उस मूविंग बॉडी की शेप के अंदर चेंज आ सकता है। बात क्लियर है बच्चों? फोर्सेस 2 तरह के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, और इन दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लिखो इसको। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब बैलेंस्ड फोर्स की बात अगर करें बेटा, जैसे मान लो मैं इस टेबल की बात करता हूं और मैं कहता हूं ये बुक इस टेबल के ऊपर रखी है। आप इस बुक को देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये बुक ना तो नीचे जा रही और ना ये बुक ऊपर उठ रही, मतलब ये बुक यहाँ पे रुकी हुई है। मेरी बात क्लियर है? अब ये बुक अगर यहाँ पे रुकी हुई है बेटा, इसका मतलब इस बुक पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। ठीक है, मतलब इस बुक के ऊपर नेट फोर्स 0, मतलब जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो टेबल ने लगाया, उतना ही फोर्स से इस बुक को ग्रेविटी नीचे पुल कर रही होगी। मेरी बात क्लियर है? तो बच्चों ऐसा केस जहां पे एक बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस ऐड होकर के 0 हो जाएं, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना? मतलब इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, तो हम उसको बोलेंगे कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे हैं? बैलेंस्ड फोर्स। जैसे मानो ऐसा केस है, ये एक बेसिकली स्ट्रिंग से m मास के ब्लॉक को हमने हैंग किया हुआ है। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है। तो बेटा हम क्या बोलेंगे? देखो m मास के ब्लॉक के बारे में हम बोलेंगे कि ना तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, मतलब ये ब्लॉक रुका हुआ है। और रुका होने का मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0। और इसका नेट फोर्स 0 का मतलब फोर्सेस कैसे हैं? बैलेंस्ड। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। और अनबैलेंस्ड फोर्स बेसिकली वो केस होता है जहां पे एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट कराता है। जैसे मान लो मैं एक केस कहता हूं, टेबल पे एक 5 kg का ब्लॉक रखा है, आप इस ब्लॉक को 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। एज ए रिजल्ट ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, मतलब एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है बेटा, उस फोर्स के कारण बॉडी रुकी हुई नहीं है, एक्सेलरेट कर रही है, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, if net force acting on a body is non-zero, then we say that force acting on the body is unbalanced। ठीक है ना? और ऐसे केस के अंदर बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हमें इस चैप्टर के अंदर न्यूटन्स के 3 लॉज के बारे में डिस्कस करना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और आज की क्लास में हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ, और थर्ड क्लास में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा बोलता है कि जैसे मान लो ये बॉडी है ना, ऐसी बॉडी, मान लो m मास की कोई बॉडी है, एक टेबल पे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा ये जो बॉडी है ये अपनी स्टेट के चेंज को अपोज करती है।
ठीक है ना। मतलब ये बॉडी रुकी है तो रुकी रहने की कोशिश करेगी, ये बॉडी चल रही है तो चलते रहने की कोशिश करेगी, और ये बॉडी अगर मान लो जिस भी स्टेट में है ये उसी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, और ये जब तक होगा जब तक कि उस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है ना। मतलब फोर्स लगने से उसकी इन स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। तो बेसिकली न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी बात को रिलेट करता है, ठीक है ना। यहाँ से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं इनर्शिया, और वो इनर्शिया क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप पहले इसको लिखो, लिखो इसको एक बार। देखो बच्चों, जो मैंने बात समझाई आपको वही लिखी हुई है। एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्स। मतलब कब तक, जब तक कि फोर्स लगा करके उस स्टेट को चेंज नहीं किया जाता। बात क्लियर है। और यहाँ पे जो टर्म इनर्शिया डिफाइंड होता है इसके बारे में और मैं आपको बताता हूँ। इनर्शिया बेसिकली क्या है, आपने लिख तो लिया होगा सारा ये। देखो जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ना हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक तो है 100 kg का, एक है 2 kg का, ठीक है। मैं दोनों ही ब्लॉक्स पे फोर्स लगाता हूँ, मान लो दोनों ही ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मेरी बात क्लियर है। तो बच्चों ये वाला ब्लॉक भी अपोज करेगा, मतलब कोशिश करेगा रुके रहने की, क्योंकि पहले रुका हुआ था। सिमिलरली ये भी कोशिश करेगा रुके रहने की, ठीक है ना मेरी बात। मतलब दोनों के दोनों ब्लॉक कोशिश करेंगे कि मूव ना करना पड़े और रुके रहें यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स कोशिश करेंगे इन ब्लॉक्स को मूव कराने की, ठीक है। आप खुद बताओ कि कौन सा ब्लॉक ज़्यादा तेज चलेगा, ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, और कौन कम एक्सेलरेट करेगा। तो बेसिकली बच्चों देखो ये सेम फोर्स है, ये मास हल्का है तो ये ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, और ये मास हैवी है तो ये कम एक्सेलरेट करेगा। बात क्लियर है। तो बच्चों इस बात को मैं कैसे बोलूँगा कि भाई रुकने की पावर तो इसकी भी थी, रुकने की पावर इसकी भी थी। पावर का मतलब टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। रुकने की कोशिश ये भी कर रहा है, रुकने की कोशिश ये भी कर रहा है, पर ये ज़्यादा कोशिश कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इस रुकने की कोशिश को हम नाम देते हैं इनर्शिया, ठीक है ना। मतलब अपनी स्टेट को चेंज करने की, अपोज करने की पावर को, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो बच्चों आपने ये बोला कि इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है रुकने की, और ये किस तरीके से बोला, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ से हम एक बात और बोल सकते हैं कि इनर्शिया जो होगा ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया, ठीक है। लिखो इसको। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, और इनर्शिया बेसिकली मास से रिलेट हो सकता है, ठीक है। और हम इनर्शिया को बेसिकली बेटा 3 टाइप से डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों केस क्या क्या है वो बताता हूँ आपको। एक मान लो बॉडी रेस्ट पे है, तो उस बॉडी के रेस्ट पे रहने की जो टेंडेंसी है उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देंगे। मतलब ना वो बॉडी रेस्ट पे रहना चाहेगी और रेजिस्ट करे कि चेंज ऑफ स्टेट। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट पे है इनिशियली, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, अगर मान लो एक बॉडी मोशन में है, उसकी जो टेंडेंसी होगी रेजिस्ट करने की चेंज, उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश हो रही है तो उसको रेजिस्ट करने की पावर को बोलते हैं इनर्शिया, एक तरीके से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। लिखो इसको। बच्चों ये याद कर लेना, आपके स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है।
देखो बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टर्म के बारे में बताऊंगा, एंड द टर्म इज मोमेंटम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पूरी मैकेनिक्स में, फिजिक्स में हर जगह यूज होगा। तो मोमेंटम बेसिकली होता क्या है? मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का जो होता है ना, वो एक तरीके से उसका मोशन कंटेंट है, कि मतलब बॉडी के अंदर कितना मोशन है, इस बात को मेजर करने का तरीका एक तरीके से मोमेंटम होता है। और इसको P से हम लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है m/v। यहाँ पे m का मतलब मास है और v का मतलब वेलोसिटी है। बात क्लियर है? तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से मोमेंटम की यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। ये बात हम लोगों ने काइनेमेटिक्स मतलब मोशन चैप्टर में देखा था। तो यहाँ से मोमेंटम भी जो बनता है ना, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बनेगा। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों यहाँ से मैं एक थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला m/v है ना, तो हमें यूनिट्स के बारे में सीखना, एक और छोटी सी पॉइंट समझना है। तो बेटा मोमेंटम की यूनिट कैसे निकलेगी? देखो, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट लिखो। मास की यूनिट होगी किलोग्राम और वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट बनेगी किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी टर्म की यूनिट इवैल्यूएट कर सकते हो। यहाँ पे एक टर्म किलोग्राम के अंदर, एक टर्म मीटर पर सेकेंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर किस में आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? लिखो इसको। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास है बॉडी का 5 kg और वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला m/v बनेगा 5 × 12 यूनिट्स, बेसिकली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगी। तो आंसर क्या बनेगा? 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? तो मोमेंटम बेसिकली ये तीन टर्म्स को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन में कोई भी दो टर्म दे रखी होंगी और तीसरी इवैल्यूएट करनी आ सकती है। बात क्लियर है? लिखो इसको। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने फोर्स के बारे में देखा, मोमेंटम के बारे में देखा, इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया और एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें मैं आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताऊंगा। और बच्चों, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वही उसी से सारे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। और बेसिकली न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बाकी दोनों फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी रिलेट हो सकता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों?